जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे सीएपीएफ अनुकंपा भर्ती के बारे में। अनुकंपा भर्ती क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कौन इसका लाभ ले सकता है और क्या इसका प्रोसेस रहता है। सबसे पहले दोस्तों, सीएपीएफ के अंदर आने वाले जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, तो उन सैनिकों के परिवार के लिए ये बनाई गई है अनुकंपा भर्ती। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले जितने भी महकमे हैं, सब के अंदर क्या है, अनुकंपा भर्ती का जो नियम है वो होता है। तो पहले जानते हैं कि अनुकंपा भर्ती क्या है, ठीक है ना, और क्यों इसको जारी करने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, जो कि बॉर्डर पे रह गए और देश के अलग अलग कठिन जगहों पे रह के क्या है, हमारे देश की रखवाली करते हैं और हमारे जो बॉर्डर हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। जब वो हैं तभी हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। तो सबसे पहले उन जवानों को मेरा नमन और जय हिंद, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको पता है कि किस मुश्किल हालात में हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कभी लड़ाई का माहौल है, कभी ऑपरेशन माहौल है, और वैसे भी ड्यूटी के दौरान उनको बहुत ही कठिन और मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो राजस्थान का मरुस्थल हो, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर की ठंडी वादियां हो, हिमालय की ठंडी वादियां हो, वहां भी वो क्या है, बिल्कुल तैनाती के साथ खड़े रहते हैं। तो उसी बीच क्या है, कुछ दोस्तों, कोई हमारे जवान, कोई हमारे सैनिक ड्यूटी के दौरान, किसी लड़ाई के दौरान, किसी ऑपरेशन के दौरान सेवा में रहते हुए किसी कारण से वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, या फिर ड्यूटी करते हुए वो उनके शरीर में कोई चोट लग जाती है जिससे क्या वो मेडिकल आउट हो जाते हैं। तो उस स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने अनुकंपा भर्ती का नियम रखा हुआ है। समझ गए कि अनुकंपा भर्ती का नियम क्यों रखा गया है, ताकि जो सैनिक है अगर उसको कुछ हो जाता है ड्यूटी के दौरान, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी का जो उसका माहौल है उसमें हमेशा जान का खतरा बना हुआ रहता है, नहीं तो चोट लगने का खतरा बना हुआ रहता है। उसके जाने के बाद उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने अनुकंपा भर्ती का नियम बनाया हुआ है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा नियम है। समझ गए। तो अब दोस्तों बात करते हैं कौन इसका लाभ ले सकता है। कोई सैनिक है, कोई जवान है, सबसे पहले दोस्तों उसकी पत्नी को हक है, उसकी वाइफ को हक है कि वो उसकी जगह पे एक पोस्ट पे नौकरी लगे। अगर सपोज जो उसकी वाइफ है, मतलब एज्ड है, उसके बच्चे हैं, तो उसके बाद दोस्तों जो उसके बच्चे हैं, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उनको हक है। उसके बाद अगर कोई सैनिक, कोई जवान अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके भाई या उसकी बहन को हक है कि वो उसकी जगह पे नौकरी लगे। तो आप समझिए कौन उसके लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है ना। पत्नी, बच्चे, चाहे उसमें बेटा है चाहे बेटी है, और अगर शादी नहीं हुई है तो फिर भाई और बहन भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तो 2 लड़कों में से क्या है, कोई एक ही लग सकता है और दूसरे को क्या है, एनओसी लिख के देनी पड़ती है। तो ये उसका नियम है। अब आवेदन का प्रोसेस क्या है, अब बात करेंगे आवेदन का प्रोसेस क्या है। आपके पिताजी, आपके भाई या आपके हस्बैंड जिस यूनिट में सर्व करते थे, जिस रेजिमेंट से वो संबंध रखते थे, उस रेजिमेंट में, उस बटालियन में आपने एक लेटर लिखना है। अगर वो आपके नजदीक है, आप वहां पे जा सकते हैं, तो आप जाके अर्जुनेंट एसएम साहब, सीओ साहब से मिल सकते हैं, कमान अधिकारी से। अगर रेजिमेंट आपसे दूर है तो आप पत्राचार के माध्यम से पूरी कार्रवाई कर सकते हैं। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, किसके नाम, कमान अधिकारी के नाम। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें कमान अधिकारी महोदय, जो रेजिमेंट है उसका नाम, एड्रेस, ठीक है, विषय अनुकंपा भर्ती आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र, या फिर अनुकंपा भर्ती आवेदन हेतु के संदर्भ में प्रार्थना पत्र, इस हिसाब से आपने बना के उसमें लिख देना है और पूरी एक बढ़िया एप्लीकेशन बनानी है,
ठीक है। और उसके बाद वहां पे आपने भेज देनी है। कहाँ पे? जो आपके पिताजी की लास्ट यूनिट थी, तो उस यूनिट में भेजने के बाद वो आपको खुद संपर्क करेंगे। अपना आपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देना है, अपना फुल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद वो आपको खुद कॉल करेंगे, आपको बताएंगे, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपने क्या क्या फिर एक फॉर्म भेजते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है कि आपने ये डॉक्यूमेंट उस पर लगाने हैं, आपने वो बना के वहां भेज देने हैं। फिर आपका काम खत्म, आपका काम खत्म, उनका काम शुरू। वो फिर अपने आप कार्रवाई उस लेटर को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और जब साल में तकरीबन 2 बार इसकी वैकेंसी आती है, कभी कभी 1 बार भी आती है, लेकिन वैसे 2 बार आती है, ठीक है ना, अनुकंपा भर्ती। नहीं, साल में तो 1 बार तो आती है। 5% कोटा भारत सरकार ने इसके ऊपर रखा हुआ है। अनुकंपा भर्ती के लिए 5% कोटा होता है। SSC GD है ना, मतलब कांस्टेबल GD, उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और जो ट्रेडमैन के पद होते हैं उनमें से दोस्तों 5% जो कोटा है वो अनुकंपा भर्ती के लिए होता है। ठीक है। तो आपने जो वहां पर अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, वो उस डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद जो आपका जोन होता है, जो आपका एरिया में जो हेडक्वार्टर होता है, वहां पर आपको बुलाया जाता है और आपका क्या होता है? फिजिकल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा, प्लस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका होता है। आपका हाइट, आपका चेस्ट, आपका वेट, और आपकी सिर्फ दौड़, सिर्फ आपका रन होगा। मान लीजिए आप कांस्टेबल GD की भर्ती देख रहे हैं, तो जो उस भर्ती में जो रेस होती है, जो रनिंग होती है, वही रनिंग आपको करनी है बस। और मेडिकल, फिजिकल प्लस मेडिकल, कोई भी रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा। अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी सुविधा, कितनी बड़ी जो एक वेलफेयर इसको आप बोलिए, जो सरकार ने आपको दे रखा है। लेकिन आपने आवेदन GD वाली पोस्ट के लिए करना है, कांस्टेबल वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए आपने अप्लाई करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं हेड कांस्टेबल के लिए आवेदन करूं, फिर दोस्तों उसमें मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है वो वैसे ही कम होती है, तो उसका 5% लगा लो तो कितना होगा। और उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? जो जिसने पहले एप्लीकेशन लगा रखी होगी, वो आपसे पहले वाला, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला है इसमें, यानी कि आपने बाद में लगाई और आपको पहले मिलेगी। अगर जो आपसे पहले वाला है, पहले उसको ही बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो इसमें चीज है, इसमें आपका सिर्फ फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। हाँ, जो हेड कांस्टेबल वाले हैं उनका टाइपिंग टेस्ट होता है, जो टाइपिंग टेस्ट उनका होता है कि उनको टाइपिंग आती है या नहीं आती। तो ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अगर आपके पिताजी, आपके भाई CAPF फोर्सेस में थे और किसी कारणवश वो वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो भारत सरकार दोस्तों उनके जो प्राणों का बलिदान है, जो उन्होंने देश के लिए सेवा दी है, उसको वो भूली नहीं है। कमी सिर्फ आपके अंदर है, या तो आपको नॉलेज नहीं है, या आपने कभी उसके लिए आवेदन ही नहीं किया है। कोई भी विभाग, कोई भी सिस्टम सपोर्ट करता है, अगर आपको जानकारी सही है, अगर आप अपने हक के लिए लड़ें। देखिए, जब आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, वो हक तभी आपको मिलेगा। अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे तो कौन आपको बुलाएगा? CO तो आपको लेटर लिखेगा नहीं कि आओ और भर्ती हो, है ना। आपको अपने हक के लिए, अपने वेलफेयर के लिए आपको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो वेलफेयर मिलता है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, आज से 1-1.5 साल पहले, तो उस वीडियो को देख के भी काफी बच्चों ने आवेदन किया, और कई बच्चों को उसमें क्या है, नौकरी भी लग चुके हैं। ट्रेनिंग खत्म होकर वो रेजिमेंटों में अपनी अपनी बटालियन में सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको अनुकंपा भर्ती के बारे में जानकारी दी। अगर किसी भी उम्मीदवार का, किसी भी कैंडिडेट का जो कि इसके लिए आवेदन करना चाहता है, कोई भी डाउट है आपको, कोई भी शक है, कोई भी सवाल है, आपको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा उसका PDF बना के दे दूंगा एप्लीकेशन का, प्लस आपको पूरा गाइड करूंगा, पूरा आपका मार्गदर्शन करूंगा। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर मैं आपसे खुद संपर्क करूंगा, या फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF भर्ती और वेलफेयर से संबंधित सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।